नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 भगवान के डाकिए के बारे में। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो सबसे पहले हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक बहुत ही महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था। सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताओं में जोश, क्रांति और उत्साह की भावना नज़र आती है, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसे महान रचनाएं लिखी और उर्वशी नाम की महान रचना के लिए इनको भारतीय साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी एक संस्कृति के 4 अध्याय निबंध रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी दी, जो भारत रत्न के बाद दूसरे स्तर का सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। अब हम कविता देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस प्रकार ये कविता है। अब इस कविता का सारांश अगर हम देखें तो इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने ये बताया है कि पक्षी और बादल एक देश के संदेश को दूसरे देश तक ले जाते हैं। भले ही हम उनका संदेश न समझ पाएं, लेकिन प्रकृति, पर्वत, पेड़ पौधे, नदियाँ उनका संदेश पढ़ लेती हैं और उनके अनुसार हवा में तैरते हुए बादल और बादलों के ऊपर उड़ते हुए पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देशों तक ले जाते हैं। पहले पद का अर्थ हम देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आसमान में तैरते हुए बादल और उड़ते हुए पंछी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और प्रेम और सहयोग के संदेश को वहाँ तक पहुँचाते हैं। हम उनके संदेश को समझ नहीं पाते। हमें लगता है बस कोई बादल आया है या कोई पक्षी आया है, लेकिन उनके लाए गए प्रेम के संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अगले पद का अर्थ देखें। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ ये होगा कि कवि हमें ये बता रहे हैं कि प्रकृति कितनी महान है। हम तो धरती को अपने अपने अनुसार सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक जैसा है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए एक देश की धरती अपनी मिट्टी की खुशबू को दूसरे देश तक भेजती है और ये खुशबू हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर,
पाँखों मतलब पंखों पर, तिरता मतलब तैरते हुए जाता है, और बादल एक देश से इकट्ठा किए हुए जल को, वाष्प को दूसरे देश में ले जाकर बरसा कर अपने प्रेम की वर्षा से वहाँ के प्राणियों में, वहाँ के लोगों में अमृत रूपी जल बरसाकर उस प्रेम के संदेश को देता है। इस प्रकार यहाँ पर प्रकृति के प्रेम और सहयोग के संदेश को बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुँचाने का बहुत ही मनोहर चित्रण कवि ने किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।